लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। इस पर्टिकुलर लॉ का नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या इसे लॉ ऑफ मास एक्शन कीजिए। ये दिया था गुलबर्ग एंड वेज ने, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब इसके में क्या चीज क्यों कही गई है, ये सारी बातें समझाता हूँ कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब आप समझते हैं रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब रिएक्टिंग सब्सटेंस जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए कंसेंट्रेशंस का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्टिव मास आपको मैंने बताई दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, गैस और लिक्विड का ही होगा, सॉलिड का नहीं होता। तो गैस और लिक्विड के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये फॉर्मूला है एक्टिव मास निकालने का। तो यहां समझते हैं कि इन केस ऑफ सॉलिड वैल्यू ऑफ एक्टिव मास इज ऑलवेज टेकन एज यूनिटी। तो यहाँ पे इसको 1 लेके चलेंगे। अगर सॉलिड्स हैं तो कंसंट्रेशन या एक्टिव मास उस सॉलिड का क्या होगा, जैसे CaCO3 है, CaO में टूटा CO2 में, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम इसकी कंसंट्रेशन को 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे। सिर्फ CO2 का आप एक्टिव मास कैलकुलेट कर सकते हो। नोट लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शंस। ज्यादातर ये सबसे पहले यूज हुआ था रिवर्सिबल रिएक्शंस में, ऐसा नहीं है, अब आप रिवर्सिबल में भी आगे पढ़ सकते हैं इसको, बट सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन में थी। एक कंसिडर करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन आगे समझने के लिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। हमने एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा, A टाइम्स A, ये A स्टोइशियोमेट्री है, जैसे 2 और 3 लिखते हैं आप किसी भी रिएक्टेंट के आगे, B टाइम्स B, रिवर्सिबल एरो यहाँ पे आ गया, और C टाइम्स C और D टाइम्स D। आगे चलने वाली रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, और बैकवर्ड पीछे चलने वाली रेट को हम बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे बाय डेफिनेशन यहाँ पे कहा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखिए ए और बी की जो कंसंट्रेशन है इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर होगा। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे ए क्या है, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं, ए और बी जो ऊपर पावर में लिखे गए हैं, जैसे 2 टाइम्स अमोनिया, 2 टाइम्स नाइट्रोजन, 3 टाइम्स हाइड्रोजन, तो 2 और 3 ये ए और बी हो गए स्मॉल वाले। ऐसी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे ए की पावर क्या हो गया, ए, बी की पावर यहाँ पे बी, और के एफ यहाँ पे आ गया रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये पूरा एक इक्वेशन बन गई फॉरवर्ड रेट। अगर आपको फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है, के एफ की वैल्यू आपको दी जाएगी, ए और बी की कंसंट्रेशन बताई जाएगी, आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी जो आगे नंबर लिखे हैं वो पावर में लिखने हैं, आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही बैकवर्ड रेट में किस पे डिपेंडेंट होगा, बैकवर्ड रेट सी और डी पे डिपेंडेंट होगा। जब पीछे की तरफ चलना है तो यहाँ पे बैकवर्ड रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी। ये भी क्या होगा, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो मास एक्शन के अंदर सी और डी की कंसंट्रेशन यानी कि एक्टिव मास यानी कि मोलैरिटीज, और सी और डी स्मॉल में जो लिखा है ये क्या है, ये आपके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, जो कि नंबर यहाँ पे लिखे रहते हैं। जैसे 2 टाइम्स सी और 3 टाइम्स डी है, तो यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पे डी हो जाएगा 3। तो इस तरीके से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, यहाँ पे ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड रेट अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये डेटा आपके पास है। एट इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हो गया तो ये और ये टर्म को हमने बराबर रख दिया। जब इसको बराबर रख दिया तो यहाँ पे ये आपका एट इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। आप रेट कांस्टेंट्स जो है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, उनको एक तरफ ले जाइए, तो ऊपर क्या रह गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए यहाँ पे जो है, अगर मैं के बी को के एफ के नीचे ले आऊं और इस कंसंट्रेशन को यहाँ पे ले जाऊं, तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट नहीं हो गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होना जरूरी है। अगर मान लेते हैं कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसने इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया, तो क्या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो इस तरीके से लिखने पर क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा? नहीं। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर नहीं है, यहाँ पे तो बराबर था, यहाँ बराबर नहीं है, तब हम इसको इस नाम से बुलाते हैं, रेट कांस्टेंट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहते, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कोशेंट। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन गैसियस स्टेट, अब ये तो देखो लिक्विड स्टेट में था मोल्स पर लीटर, अगर गैसियस स्टेट है तो भी आप मोल्स पर लीटर तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे ये पढ़ाया है कि आप यहाँ पे
एक्टिव मास जो है गैस और लिक्विड दोनों का निकाल सकते हैं। तो एक्टिव मास के टर्म्स में गैसियस फेज में भी ये काम हो सकता है। द कंसंट्रेशन ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर, तो ऊपर की तरह ही चलेगा, लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है तो क्या करना है। तो ये मैं नई चीज आपको सिखा रहा हूँ कि पार्शियल प्रेशर जब दिए जाएं तो आपको किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, उसको समझिए। गैसियस फेज रिवर्सिबल रिएक्शंस दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई, एक जिनमें कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में, एक्टिव मास निकालिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं, पीछे आपने देख लिया है। लेकिन यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर में है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा निकालेंगे, केपी। तो इसके टर्म्स में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसे क्या कहते हैं, केसी। सी मींस कंसंट्रेशन, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आगे पी लिखा है, तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। अब प्रेशर के टर्म्स में कंसंट्रेशन को क्यों हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका रीजन समझ लीजिए। देखिए मोलर कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट टू पार्शियल प्रेशर होता है। क्यों, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये है गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। आप V को नीचे ले आइए n के, तो n अपॉन V क्या हो गया, मोलैरिटी। और मोलैरिटी के ये फॉर्मूले को आप एमआरटी लिख सकते हैं, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन के। इसीलिए हम कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर्स को यूज कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे अगर हम चलते हैं तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर निकालने की। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कैसे निकालते हैं, मतलब ये है कि टोटल प्रेशर जैसे एयर का 760 है, 1 एटमॉस्फेयर है इस समय जो एयर का प्रेशर है, तो ये किसका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, इन सब का सम कर दीजिए, टोटल प्रेशर ऑफ एयर आ जाएगा। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए और टोटल प्रेशर मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जिसका भी मुझे निकालना है डिवाइड बाय टोटल मोल्स मुझे पता होने चाहिए मिक्सचर में कितने हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और वाटर के, इनटू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। तो इनटू टोटल प्रेशर यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, पार्शियल प्रेशर। जैसे मान लीजिए मुझे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। मान लो मुझे कोई भी ए गैस है उसका चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। सो दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये फॉर्मूले पे काम करता है। तो अब हम कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे समझते हैं। फॉर्मूला हमने सीख लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना है। इक्वेशन वही है जो पीछे कंसंट्रेशन में ली थी, A टाइम्स A, B टाइम्स B, C टाइम्स C और D टाइम्स D। अगर मुझे फॉरवर्ड रेट निकालना है तो मैंने कंसंट्रेशन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रेशर। अभी पीछे वाली स्लाइड में ही आपको बताया है कि क्यों किया ऐसा। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू दी पावर क्या हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो ये इसके बराबर हो गया। तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, KF। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे बैकवर्ड रेट निकालना है तो वो किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, C और D पे। यहाँ पे C और D के पार्शियल प्रेशर्स पे, तो मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D लिख दिया। ऐसी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, KB। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मेरे पास है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मेरे पास है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर होगा तो मैंने इन प्रेशर्स को एक साथ लिख दिया, जो आगे लिखा हुआ है KF पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और यहाँ पे C इंटू D। फिर KF और KB एक तरफ ले आए, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू D यानी कि प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट अलॉन्ग विद स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, अगर हम लगा दे तो हमें क्या निकल आएगा, KP। तो KP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो KC और KP दोनों अलग अलग कैलकुलेट किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की डेटा आपको क्या दिया गया है। तो KP कैसे कैलकुलेट किया ये आपको आ गया, और KC भी समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC। मान लो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC दिया है और KP पूछा है, या KP दिया है KC पूछा है, तो आप इस रिलेशनशिप को नोट कर लीजिए। KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा N। डेल्टा N आपको मैंने पहले बताया था, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से दोबारा देख लीजिए, गैसियस मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने हैं। R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप ये लेंगे। अगर प्रेशर लीटर में है, सॉरी वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, तो आप R की वैल्यू ये ले सकते हैं। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए केल्विन में। KC और KP अब आपको पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, और ये है पार्शियल प्रेशर, ये इनके यूनिट्स कंसंट्रेशन और उसके दिए गए हैं। केस समझते हैं KP और KC के बीच में। इसी इक्वेशन को अप्लाई करना है हमने। यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन दी है H2 + I2 रिवर्सिबल एरो 2 टाइम्स HI, और यहाँ पे N2 + O2 2 टाइम्स NO।
तो यहाँ पे डेल्टा एन क्या है, जीरो। डेल्टा एन अगर जीरो है, एनपी माइनस एनआर, तो यहाँ पे क्या होगा, आरटी, डेल्टा एन की पावर क्या हो गई, जीरो। तो केपी बराबर किसके हो गया, केसी। तो केपी बराबर केसी की कंडीशन ये है कि डेल्टा एन अगर जीरो है तो हो सकता है। डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ 2 मोल है या 1 मोल है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैसियस मोल्स करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ गई। अगर आपने यहाँ पे इसकी पावर 1 रख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी। तो ऑलरेडी केपी बड़ा, ये बड़ा हो गया ना केसी से, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो केपी की वैल्यू बड़ी आएगी। और अगर यहाँ पे मान लो डेल्टा एन लेस देन जीरो है, 2 टाइम्स SO2 प्लस O2, 2 टाइम्स SO3, तो ये माइनस में है। और अगर ये माइनस में डेल्टा एन की वैल्यू रखी तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो केपी विल बी लेस देन केसी। एग्जाम्पल एक और मैं यहाँ पे देता हूँ, नाइट्रोजन अमोनिया वाला। यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 4 मोल है, तो डेल्टा एन की वैल्यू -2 है। तो -2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी टू द पावर, ये स्क्वायर में चला जाएगा, तो केपी और छोटा हो जाएगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि यहाँ पे केपी और केसी के बीच में कितना अंतर आने वाला है। तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो यहाँ पे -2 आपको लिख के कैलकुलेट करना है, अगर केपी या केसी में से कोई एक चीज दी है। चलिए, अभी तक हमने गैसियस फेज मान के चला था, सब जगह गैस ही मान के चल रहे थे डेल्टा एन निकालने के लिए। मान लो कोई ऐसी रिएक्शन आ गई जहाँ पे सॉलिड और गैस दोनों है, तब क्या करेंगे, यहाँ तो 0 मोल्स हो गए और यहाँ पे गैस के कितने मोल है, 1। तो गैसियस मोल यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 माइनस 0 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केपी विल बी ग्रेटर देन केसी। और इसमें अगर हम निकालें तो यहाँ पे ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस है, तो डेल्टा एन यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। डेल्टा एन 2 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, केपी विल बी ग्रेटर देन केसी। और यहाँ पे भी गैसियस मोल्स हैं, यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 - 1 यानी कि 1 आएगा। इस केस में भी केपी ग्रेटर देन केसी होता है।